गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री क्लास 10th के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में हम सब समझेंगे कि ये है क्या। इस पूरे कंप्लीट टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में बतलाऊंगा और ये मेरा गारंटी रहेगा कि आपका एक भी सिंगल भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो ध्यान से कंप्लीट वीडियो को एक बार देख लें, फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, इसके अंतर्गत जो आने वाला सिलेबस है हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो यही इसका पार्ट है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में। उसके पहले हम सब जान जाएंगे रिएक्शन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रिएक्शन होता क्या है और इक्वेशन क्या होता है। और इसमें हम समझेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में, जनरल केमिकल इक्वेशन या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, और फिर पढ़ेंगे हम सब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। इसमें हम सब ये भी जानेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, इसका बैलेंसिंग क्यों आवश्यक है। साथ साथ एक दो मेथड जो आपको पढ़ना है क्लास 10th में, उस मेथड की चर्चा भी हम करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम इम्प्लीकेशंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इसमें हम सब समझने का प्रयास करेंगे कि इसका यूज़ क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहाँ पे प्रयोग किया जाता है और मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम सब सीखेंगे। और लास्ट में हम सब देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, डिफरेंट टाइप का केमिकल इक्वेशंस, उनके प्रॉपर्टी बेस पे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद कॉम्बिनेशन के बाद फिर पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये सब के बारे में इसमें बारी बारी से चर्चा करेंगे। ये जो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के अंतर्गत आता है। चलिए अब देखेंगे हम सब एक एक करके कि ये है क्या, रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए उसे हम समझते हैं। पहले तो केमिकल अगर चेंज हुआ, दो तरह का चेंज पढ़ना है आपको। एक चेंज पढ़ना है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंतर्गत अगर चेंज हो और सब्सटेंस फिर से रिगेन कर लिया जाए, सब्सटेंस फिर से रिगेन कर लिया जाए, जैसे वाटर का जब हम आइस बनाएं तो आइस को फिर से मेल्ट करने के पश्चात वाटर बनाया जा सकता है, यानी रिगेन किया जा सकता है। तो अगर रिगेन कर लिया तो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर किसी लकड़ी के टुकड़े को, पीस ऑफ वुड को हम बर्न कर दिया, जला दिया, तो जो राख बना इसके पश्चात, इससे फिर से हम लकड़ी तो नहीं बना सकते हैं, फिर से वुड में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन अगर पिछले फॉर्म में नहीं हो सकता है तो वही है केमिकल चेंज। और अगर केमिकल चेंज होता है तो ये निश्चित है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल चेंज कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे हम मिल्क जो है, मिल्क में ऐड करते हैं जोरन, जिसे कहा जाता है जामन। ये जो है ऐड करने के पश्चात कर्ड बनता है, दही बन जाता है। ये मिल्क के बाद जब दही बना तो दही से फिर से हम मिल्क नहीं रिगेन कर सकते, दही से फिर से हम मिल्क को रिगेन नहीं कर सकते हैं। तो इसके चलते यह जो चेंज हुआ केमिकल चेंज, और इसी को कहेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि द चेंज ऑफ one or more substances having different composition and different properties is called chemical reactions। यानी अलग अलग प्रॉपर्टी वाले दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब हम एक बार मिक्स किए तो जो न्यू सब्सटेंस बनेगा, और उसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होना चाहिए, न्यू सब्सटेंस बने सेम प्रॉपर्टी का नहीं, अलग प्रॉपर्टी का, तो इसी को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे कार्बन जो है, कार्बन का काम है जलने का, और ऑक्सीजन जो है बर्निंग को फास्ट करता है। ऑक्सीजन जो है सपोर्टर ऑफ बर्निंग है, बर्निंग को तेज करता है, फास्ट करने का काम करता है। और इसी से जब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका यूज हम सब करते हैं फायर को बुझाने में, आग को बुझाने में। तो इस तरह से यहाँ कार्बन जलने वाला, ये जलाने वाला, तो और तेज जलना चाहिए था, ये बुझाने का काम किया, यानी प्रॉपर्टी चेंज किया। तो ये जो पूरा हम लिखे हैं यही है केमिकल रिएक्शन।
इसी को अगर शब्द में हम लिखें, जैसे हम लिख दें कि व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, तो वो हो गया केमिकल रिएक्शन। और इसी को जब हम सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये सिंबॉलिक लिख रहे हैं, तो यह हो गया इक्वेशन। इसी तरह से जब व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन वाटर इज फॉर्म्ड, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन वाटर इज फॉर्म्ड, तो जो हमने सेंटेंस बोला, वो कंप्लीट सेंटेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। अगर हम सेंटेंस के फॉर्म में बोल रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अगर इस तरह से हम एटम या मॉलिक्यूल के फॉर्म में उसे हम लिख दे रहे हैं, एक साथ सिंबॉलिक दर्शा दे रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा यह केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन सेंटेंस में और केमिकल इक्वेशन जब हम उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे, तो ये बन गया हमारा केमिकल इक्वेशन। अब जो है ये दोनों में डिफरेंस हुआ, यानी रिएक्शन और इक्वेशन है क्या। अब कहीं पे रिएक्शन हो रहा है तो उसमें होगा क्या, तो कुछ करके इसमें सिंबॉलिक हम सब समझते हैं कि ये रिएक्शन हुआ, तो यहाँ एक पहले लगा, पहले का एक सब्सटेंस आया और न्यू प्रोडक्ट बना। तो जो सब्सटेंस पहले रिएक्ट किया, जो सब्सटेंस पहले लगा, इसका नाम है रिएक्टेंट, इसका नाम है रिएक्टेंट। जिन सब्सटेंस का यूज हम रिएक्शन में करते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, वैसे सभी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं, भाग लेते हैं, तो वो हो गए रिएक्टेंट। और जो बना न्यू सब्सटेंस, द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट, यही कहलाता है आपका प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। अब जो है केमिकल रिएक्शन में ये जो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर गुड होल्ड करता है। गुड होल्ड करने का मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अगर दो एटम हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें दो एटम रहेगा। कार्बन एक एटम अगर यहाँ यूज कर रहे हैं तो कार्बन एक एटम इधर रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक के बदले इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। वो बैलेंसिंग में और डिटेल समझाएंगे कि ऐसे कैसे बैलेंस किया जाता है। लेकिन ये जो है जितना एटम का हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो सारा प्रोडक्ट में भी रहे, तो इसी को कहा जाता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर होल्ड्स गुड। यानी केमिकल रिएक्शन के दरमियान ना ही कोई बन सकता है नया मैटर और ना ही फिर पहले वाला जो है खत्म हो सकता है, गायब हो सकता है। नेक्स्ट कहता है द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी रेट ऑफ कितना फास्ट ये होगा, ये केमिकल रिएक्शन जो है कितना जल्दी संपन्न होगा, कितना तेजी से संपन्न होगा, ये डिपेंड करता है फर्स्ट फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट। यानी ये किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसियस में। गैसियस में है तो रिएक्शन करना उसका थोड़ा फास्ट हो जाता है, सॉलिड है तो थोड़ा स्लो होता है। तो यानी इसके फिजिकल स्टेट पे ये डिपेंड करता है कि किस तरह का स्टेट में है, उसके अनुसार इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन यानी कितना तेज होगा, कितना स्लो होगा। साथ साथ ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, गर्म है या ठंडा है, किस तरह का ये इसका टेम्परेचर कितना है, किस तरह का टेम्परेचर है, कोल्ड है या हॉट है, इस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह से ये जो है प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि इस पर कितना प्रेशर एग्जर्ट हम कर रहे हैं, कितना प्रेशर इस पर डाल रहे हैं, या पहले से ही एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर इस पर डाल रहा है। इसके अनुसार भी हम यह डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे भी यह डिपेंड करता है, यानी रिएक्टेंट जो है कितना कंसंट्रेटेड है, कितना गाढ़ा घोल है, इस पर भी डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। इस पर भी यह रिएक्शन डिपेंड करता है कि कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा। फिर यही कहता है एक और इसका खासियत है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन के दरमियान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। यानी केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है उस दरमियान कार्बन का एटम हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटम कार्बन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा,
ऐसा नहीं है कि यह वाला एटम इसमें कन्वर्ट हो जाए, कुछ और में बदल जाए, ऐसा संभव नहीं है। वो जो एटम रहेगा खुद वही एटम रहेगा, हाँ इसका जो है कैरेक्टर चेंज कर जाएगा। इसका क्या है, कैरेक्टर इसका चेंज कर जाएगा, इसका गुण जो है वो चेंज कर जाएगा, इसका प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा, लेकिन एटम चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कार्बन जो है बाद में जाकर के कोई और एटम बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये था आपका यह केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या गुण होता है। अब हम सब समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं, इसे हम पहचानेंगे कैसे। केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं इसे हम पहचानेंगे कैसे, यानी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर के बारे में। केमिकल रिएक्शन कुछ अपना गुण दिखाता है जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये जो है केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ। तो चलिए एक एक कर देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब ये सारा जो है केमिकल रिएक्शंस के प्रॉपर्टीज हैं, इनके गुण हैं। यानी अगर कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि इनमें से एक या दो कार्य हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे एक एक करके हम सब समझते हैं। फर्स्ट ये कहता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी अगर कहीं से गैस निकल रहा है, दो तीन प्रोडक्ट को मिलाए और वहाँ से गैस निकल रहा है, यानी ये कन्फर्म हो गया कि यह केमिकल रिएक्शन है। गैस निकल रहा है तो यहाँ से ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे हम सब डस्टबिन वाला बाल्टी में जो है घर का वेस्ट रखते हैं, धीरे धीरे उसका स्मेल घर में आने लगता है, तो वहाँ अंदर जो है डिकम्पोजिशन हो रहा है, अंदर अंदर वो सड़ रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसके पश्चात उससे गैस निकल रहा है। तो जनरली कुछ यह है, जैसे जिंक सिंबॉलिक आपको एग्जाम वगैरह में लिखने के लिए आएगा, तो वहाँ आप लिखेंगे कि जिंक जो है इसे जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट ये जो होता है जलीय घोल होता है, इसका वाटर में मिला हुआ जिंक सल्फेट, और इससे जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यानी जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। इसी तरह से आप जब पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल करके पोटेशियम क्लोरेट को जब आप गर्म करेंगे तो वहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज होगा। ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ यानी वहाँ भी इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, गैस वहाँ भी बाहर निकल गया। तो ये था फर्स्ट कैरेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन। सेकंड कैरेक्टर कहता है चेंज इन कलर, यानी अगर रिएक्शन हो रहा है और कलर में भी चेंज हो गया। अगर जैसे हम सब एक सेब रख देते हैं, सेब को बहुत दिन रख दिए तो सेब अगर रेड कलर का था तो ब्लैक हो जाता है जब सड़ जाता है, तो ब्लैक हुआ यानी कलर उसका चेंज कर गया, कलर उसका चेंज कर गया, तो वहाँ भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। यह भी केमिकल रिएक्शन का गुण है। तो केमिकल रिएक्शन इस तरह से हम सब अपने डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन उसे एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगर रेड लेड ऑक्साइड यानी Pb3O4 ये सॉलिड फॉर्म में होगा, इसे जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, इसे हम जब गर्म करेंगे तो हमें बनेगा लेड मोनोऑक्साइड। प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, लेड मोनोऑक्साइड, और इससे जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। क्या होगा, इससे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। यहाँ लेड मोनोऑक्साइड जो है सॉलिड फॉर्म में है, इसे जब हम बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ ये 2 और यहाँ 6, अब ये बैलेंस। तो यानी अगर लेड ऑक्साइड को हम गर्म किए तो ये जो कलर बनता है वो येलो कलर का हो जाता है। ये जो है जब बनेगा जो प्रोडक्ट, इसका कलर पीला हो जाएगा और पहले से यह रेड था,
पहले से कैसा था, रेड था, यानी लेड ऑक्साइड का कलर जो होता है वो लाल होता है और जो प्रोडक्ट बना लेड मोनोऑक्साइड यह हो गया पीले कलर का। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कलर में चेंज हुआ है। क्या हुआ है, कलर में चेंज हुआ है। तो अगर चेंज इन कलर भी होता है, कलर में किसी तरह का चेंज होता है तो भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। इसी तरह से अगर पोटासियम आयोडाइड को क्लोरीन के साथ गर्म करेंगे, दोनों aqueous फॉर्म में होना चाहिए, दोनों जलीय फॉर्म, यानी पोटासियम आयोडाइड और क्लोरीन वाटर को जब हम एक साथ मिलाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो बनता है पोटासियम क्लोराइड और उधर बन जाता है आयोडीन, अलग निकलता है I2। आयोडीन जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है और इधर हम रिएक्ट करवाए थे, इसके कलर से उसका कलर चेंज हो गया। तो इस बेस पे भी हम कह सकते हैं कि अगर कहीं कलर में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट कहता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यह प्रेसिपिटेट क्या है, तो जब कभी आप घर में मिट्टी को वाटर के साथ डिजॉल्व करना चाहते हैं, मिट्टी को पानी में घुलाना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ थोड़े देर के बाद नीचे सॉइल बैठ जाता है, नीचे सॉइल का पार्टिकल कुछ जो है वो बैठ जाता है, यानी वही प्रेसिपिटेट हुआ, नीचे जो बैठ गया सब्सटेंस वो प्रेसिपिटेशन हुआ। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, यह उसका प्रॉपर्टी। जैसे अगर सिल्वर नाइट्रेट को इसका भी जलीय घोल होना चाहिए, aqueous होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, दोनों का वाटर सॉल्यूशन होगा, तो यह जो बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट यह aqueous होता है। इस केस में आप देखेंगे कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है, जिस आप यूटेंसिल में, जिस बर्तन में आप इस रिएक्शन को करवाएंगे उसमें ये नीचे पेंदी में बैठ जाता है, ये बैठेगा, इसका कलर वाइट होगा। इसका कलर कैसा होगा, यह वाइट कलर का होगा, उजले कलर का होगा। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तो जो बना प्रोडक्ट सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, तो यहाँ प्रेसिपिटेशन हुआ है, नीचे बैठने का कार्य हुआ। तो ये जो भी है बतलाने का कार्य करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। अब आगे हो रहा है चेंज, एनर्जी चेंज, यानी गर्म है तो ठंडा हो गया। जैसे आप सब जो शरबत बनाते हैं घर में, जनरल वाटर का जो टेम्परेचर होगा, जब शरबत बनाएंगे तो उसका टेम्परेचर घट जाता है, वहाँ एनर्जी में चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर एनर्जी चेंज हो रहा है, कहीं रिएक्शन आप करवा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि यह जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यह एनर्जी चेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे हीट भी निकल सकता है, गर्म हो सकता है, हीट वो ठंडा भी हो सकता है, लाइट भी उससे निकल सकता है, चिंगारी निकल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकता है, उससे साउंड निकल सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है चेंज एनर्जी में। लेकिन अगर एनर्जी चेंज होगा तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। हीट बेस पे दो टाइप का यहाँ केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ऐसे आगे भी उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। एक जो होता है एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, और एक जो है उसे हम कहेंगे इंडोथर्मिक। तो अगर एनर्जी निकलता है, एनर्जी अगर आउट होता है, यानी गर्म होकर के बाहर एनर्जी अगर निकलता है, तब हम कहेंगे कि यह जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। लेकिन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होता है, यानी प्रोडक्ट जो है वो ठंडा हो जाता है,
प्रोडक्ट अगर ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर पहले से घट जाता है, तो वो कहलाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक एक कर देखते हैं कि दोनों में है क्या। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विक लाइम जिसे कहते हैं, जिसका यूज हम लोग वाइट वॉशिंग में करते हैं, घर में पोतने में। इसे जैसे ही आप वाटर में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट बाहर की ओर ये छोड़ता है, देखते हैं उससे बहुत गर्मी निकलता है। तो ये जो बनाया प्रोडक्ट यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और प्लस हीट बाहर निकाल देता है। यानी बाजार से जो आप कैल्शियम ऑक्साइड लाए, वाइट चूना लाए, उसे जब आप वाटर में डालेंगे तो काफ़ी मात्रा में हीट निकलता है। क्यों निकला? क्योंकि यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ, तो हीट के द्वारा भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसी का यूज हम सब वाइट वॉशिंग में करते हैं, दीवार को पोतने में करते हैं। तो यहाँ जो है हीट इवॉल्व हुआ तो यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। लेकिन ठंडा होता है, कहाँ होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन या यही चूना पत्थर होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे, क्या करना है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलेगा। यह कैल्शियम ऑक्साइड बना कैल्शियम कार्बोनेट से, तो यहाँ यह ठंडा हो जाता है, यहाँ इसका हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, खींच जाता है। तो हीट अगर एब्जॉर्ब हुआ है तब हम उसे कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दोनों एनर्जी चेंज का ही एग्जाम्पल था कि अगर एनर्जी भी चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब जो है इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर फिजिकल स्टेट भी चेंज किया, क्या हुआ है कि चेंज इन फिजिकल स्टेट, अगर फिजिकल स्टेट भी चेंज करता है प्रोडक्ट का, तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे हाइड्रोजन जो है वो गैस है, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, और दोनों को एक साथ इलेक्ट्रिक स्पार्क पास कर देंगे यहाँ से, तो बन जाता है वाटर। वाटर लिक्विड है, यह गैस है, यह भी गैस है। तो यानी गैस का कन्वर्जन लिक्विड फॉर्म में हुआ है। तो यहाँ चेंज इन फिजिकल स्टेट हुआ है, फिजिकल स्टेट का रूपांतरण हुआ है, फिजिकल स्टेट का बदलाव हुआ है। तो इस तरह से ये 5 कैरेक्टर में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पांचों कैरेक्टर सारा रिएक्शन में हो, पांचों जो इनका गुण है सारा रिएक्शन में शो करे, यह मस्ट नहीं। कभी एक भी फॉलो कर सकता है, दो भी, दो से अधिक भी फॉलो कर सकता है। लेकिन ये जब कैरेक्टर दिखाएगा कोई भी रिएक्शन, कहीं अगर कुछ सब्सटेंस को आप मिला रहे हैं और ये सारा प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, तो आप यह निसंदेह कह सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये था केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर। अब हम सब देखेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या है, चलिए अब समझते हैं केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन के बारे में कहता है अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी अगर आप केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला के थ्रू, उनके सिंबल के थ्रू मिक्स करके लिखते हैं तो जो बनता है उसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे एक सेंटेंस में हमने लिखा कि व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब इसी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कि C+O2
CO2 बना, तो यह हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। यानी अगर वर्ड में या सेंटेंस में हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो यह जो है हमारा रिएक्शन है। क्या है यह? केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जब उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यही हमारा केमिकल इक्वेशन हो जाता है। तो ये था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस। अब जो है केमिकल इक्वेशन तो है, तो इसे हम लिखेंगे कैसे? इसके लिखने में क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, या कौन कौन सा सिंबल यूज होता है, उसके बारे में अब हम सब समझने का प्रयास करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे कैसे। हाउ इज ए केमिकल रिएक्शन रिटेन, इसे लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझना है। यानी रिएक्ट क्या क्या कर रहा है और बन क्या रहा है। तो रिएक्ट यहाँ कर रहा है व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। यहाँ रिएक्ट क्या कर रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पहले हमको पहचानना है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट जो है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ये दोनों रिएक्टेंट है, तो इसे प्लस सिंबल 2 या 3 या 4 जितना भी हो जाए सबको प्लस सिंबल के द्वारा ऐड कर देते हैं रिएक्टेंट को, और इसे LHS में डाल देते हैं। अब प्रोडक्ट को RHS में डाल देते हैं, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए या तो एरो मार्क का यूज करते हैं या तो इक्वल मार्क का भी यूज करते हैं। इक्वल टू का साइन भी दे सकते हैं या एरो मार्क भी दे सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं जो है ये वाला सिंबल भी यूज होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर जगह नहीं। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? जहाँ रिएक्शन रिवर्सिबल हो, रिएक्शन उलटने वाला, हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये दोनों का यूज हर जगह किया जाता है। तो ये था केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका कि उसे हम लिखेंगे कैसे। और इस तरह से आप लिख दिए तो यह स्केलेटन है, कंकाल है। हालांकि यहाँ तो यह बैलेंस भी है, लेकिन और कहीं लिखेंगे जैसे हाइड्रोजन और वाटर रिएक्ट किया तो H2O बना। क्या बनाया? वाटर बनाया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करने के पश्चात तो यह जो रिएक्शन बना यह बैलेंस नहीं है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या इसी को स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन का यह कंकाल है, ढांचा है, इसके ऊपर मांस नहीं लगाया गया है, बेहतर नहीं बनाया गया। देखिए ये अनबैलेंस्ड कैसे। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, जबकि बना उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन गायब कैसे हो गया? इसमें आपको बतलाया था हम पहले कि कोई भी जो एटम है ना ही बनता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही बन सकता है और ना ही बर्बाद हो सकता है। तो यहाँ जो ये H2O में 1 ऑक्सीजन गया कहाँ? तो ये इसे हम स्केलेटन तैयार किए हैं, अनबैलेंस्ड यह है। अब जो हम सब समझेंगे कि इसे बैलेंस्ड करके लिखेंगे कैसे और उसे बेहतर कैसे बनाएंगे, मोर इन्फॉर्मेटिव यानी अधिक सूचना देने वाला वो कैसे बनेगा, उसके बारे में चलिए आगे हम सीखते हैं। चलिए अब हम सब समझने का प्रयास करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें, उसे बैलेंस कैसे करें, यानी दोनों ओर सेम नंबर ऑफ एटम किस तरह से किया जाए। तो सबसे पहले अभी हमने पहले बतलाया कि स्केलेटन लिख लेना है या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेना है। जैसे अगर कह रहे हैं हम कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ वाटर, when hydrogen reacts with oxygen then water is formed, when hydrogen reacts with oxygen then water is formed। तो इसे पहले हमने लिख लिया। हाइड्रोजन मोलिकुलर फॉर्म में H2 होता है, यहाँ भी यह मोलिकुलर फॉर्म में O2, और इसका 1 मोल को रिप्रेजेंट H2O से किया जाता है। इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, इस क्लास में जो हम मेथड पढ़ेंगे वो एक ही मेथड को पढ़ेंगे, पढ़ना ही है सिलेबस में हमें, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या मेथड का नाम है? हीट एंड
ट्रायल मेथड, यानी एक तरह से जो तुक्का मारना कहते हैं पहले, उसी से इस क्लास में हमको बैलेंस करना है। और भी इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन या और भी जो मेथड है वो आगे क्लास में हम सब 11th-12th में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक ही मेथड की चर्चा इस क्लास में हमें करनी है, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो चलिए इस मेथड का इस्तेमाल इसमें कैसे हो। तो पहले जो है आपको रिएक्टेंट में काउंट करना है कि कौन कौन सा एटम कितना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। अब प्रोडक्ट में हम काउंट करेंगे, हाइड्रोजन कितना है तो यहाँ 2 है और ऑक्सीजन कितना है तो 1 है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन लेकिन बैलेंस्ड नहीं। अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, किसको बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, यानी इधर 2 से हमको प्रोडक्ट करना होगा, क्योंकि इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 1 है, तो अगर 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो इधर भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। 2 से प्रोडक्ट, यहाँ सेपरेट ऐसे नहीं लिखा जाता है, कहीं भी लिख देंगे, इसे शुरू में ही लिखा जाता है, पूरे कंपाउंड के पहले लिखा जाएगा। और कंपाउंड के पहले लिखने के बाद अब जो है ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया और हाइड्रोजन इधर 2, तो 2 हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन एटम के पहले 2 लिख देंगे। अब ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 और इस साइड भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2। तो अगर दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ एटम है तो इसी को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। चलिए अब हम सब दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना सीखते हैं। तो इसमें हमने एग्जाम्पल लिया, मीथेन जब है गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी, यह भी गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म का होगा और वाटर लिक्विड फॉर्म का होगा। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसा है यह, अनबैलेंस्ड, या स्केलेटन तैयार हुआ, उसका कंकाल तैयार हुआ। अब इसे बैलेंस कैसे करें, तो आपको पहले बतलाया कि दोनों तरफ सारा एटम है उसको लिख लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। अब इसे हम प्रोडक्ट में देखते हैं, कहाँ देखते हैं, अब हम प्रोडक्ट में देखते हैं। तो प्रोडक्ट में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 है। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3। तो कार्बन तो बैलेंस्ड है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। तो कोई एक को बैलेंस करके देखते हैं, दूसरा पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो अगर इसमें 2 से प्रोडक्ट कर देंगे तब इक्वल हो जाएगा। और यहाँ प्रोडक्ट शुरू में ही लिखा जाता है, बीच में आप नहीं लिख सकते हैं। और जैसे ही शुरू में लिख दिया तो दोनों हो गया, ये 2 और ये 4 हो गया, दोनों में प्रोडक्ट हो जाता है। तो 2 लगा दिया तो 4 हाइड्रोजन एटम तो बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन का क्या हुआ। तो 2 ऑक्सीजन एटम इधर और 2 ये इधर हो गया, तो 4 ऑक्सीजन एटम हो गया। इधर कितना ऑक्सीजन एटम हो गया, 4, जबकि रिएक्टेंट में 2 ही ऑक्सीजन एटम है। तो इसमें जब हम इसके आगे 2 लगा देंगे तो यह भी हो जाएगा आपका बैलेंस। तो इस तरह से यह जो है बैलेंस हम सब करते हैं। अब आप सब खुद एग्जाम्पल के थ्रू उसको देखेंगे, एग्जाम्पल लेकर के बैलेंस कर लेंगे। तो इस 10th क्लास में बहुत डिफ़िकल्ट इक्वेशन नहीं पढ़ना है, नॉर्मल इक्वेशंस पढ़ने हैं और उसका यही बैलेंसिंग करना है। तो इसे बैलेंसिंग अब आप, हमें लगता है कि आप सीख गए होंगे और शेष जो है आप खुद से प्रैक्टिस करके देख लेंगे। अब चलिए हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि इसे और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। यह जो केमिकल इक्वेशन है इसे और इन्फॉर्मेटिव, यानी यहाँ आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि सिर्फ मीथेन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। इससे ये पता नहीं चल रहा है कि यह किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में, या इसमें यह भी नहीं पता चल रहा है कि इसमें और कुछ भी हुआ है, यानी कोई कैटलिस्ट भी यूज हुआ है, इसको गर्म करना पड़ा है, ठंडा करना पड़ा है, यह कुछ भी नहीं दिख रहा है।
इसी के जगह पर अगर एक इक्वेशन को हम ऐसे लिख दें कि यह जो है अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ, इसमें Fe+MO ये कैटलिस्ट जब इसमें डाल दिया जाता है टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होना चाहिए 200 to 900 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बनता है अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया बनता है। इसे चलिए बैलेंस कर ले रहे हैं। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। इसमें सारा कुछ बतला दे रहा है, इसमें यह बतला दे रहा है टेम्परेचर कितना होना चाहिए 450, कैटलिस्ट क्या होना चाहिए Fe+MO, प्रेशर कितना होना चाहिए इतना, बनेगा क्या अमोनिया, होगा क्या। लेकिन इसमें भी कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है, इसका स्टेट। क्या छूट रहा है, स्टेट। तो एक एक करके समझेंगे कि और क्या क्या लिख सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर है, कैटलिस्ट है, तो इसे जो ये रिएक्शन वाला जो सिंबल देते हैं इसी के पास ये डाल देंगे। अच्छा लगने लगा। अब जो है इसी का और हम बेहतर इसको बदला सकते हैं। जैसे अगर एक इक्वेशन और हम ले रहे हैं, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, किसके साथ, वाटर के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो यह क्या है, गैस है भाई। यह क्या है, अक्वस है। यह क्या है, लिक्विड है। यह क्या है, सॉलिड है। यह अनबैलेंस्ड है, इसे चलिए हम बैलेंस्ड कर लेते हैं। यह बैलेंस्ड हो गया। अब जो है इसमें आपको यह पता चल रहा है कि यह क्या है, तो सॉलिड फॉर्म में है, यह लिक्विड फॉर्म में है, यह अक्वस है यानी पानी में घुला हुआ है, वाटर सॉल्यूशन है, और यह गैसियस फॉर्म में। तो इंफॉर्मेशन यह अधिक दे रहा है। तो अगर फिजिकल स्टेट दिखाना है तो उसको बगल में इस तरह से सिंबल दे देंगे और क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर गैस रिलीज हो रहा है तो इसे ऊपर की ओर एरो दे देंगे। क्या दे देंगे, ऊपर की ओर एरो दे देंगे। इससे पता चलेगा कि गैस निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। लेकिन अगर ठंडा हो जा रहा है, वो कूल हो जा रहा है, टेम्परेचर घट जा रहा है, या प्रेसिपिटेट बैठ जा रहा है, पीपीटी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो इस तरह से सिंबल दे देंगे इसके बगल में। तो यह पता चल जाएगा कि यह जो है प्रेसिपिटेशन हो रहा है यानी बैठ जा रहा है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन और बढ़ा। और देखिए इसमें क्या क्या आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर कहीं पे हीट जो है निकल रहा है या ठंडा हो जा रहा है, गर्म या ठंडा, यानी इवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखिए आप कार्बन बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और हीट बाहर निकलता है। यह कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म का है तो इसे एस लिख देंगे, ऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म में है तो जी लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है तो इसमें भी जी। और हीट निकला है, कितना हीट, तो लगभग 393 किलो जूल हीट निकलता है। 393 किलो जूल हीट जो है इससे बाहर निकलता है। तो हीट अगर निकल रहा है तो प्लस हीट के द्वारा। इसी तरह से अगर हीट जो है एब्जॉर्ब होता है यानी ठंडा हो जाता है तो वहाँ माइनस हीट लिखते। क्या लिखते वहाँ पे, माइनस हीट। यहाँ हीट निकल रहा है तो प्लस हीट, और हीट अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो माइनस हीट। जैसे कार्बन रेड हॉट रहेगा, कोक के फॉर्म में रहेगा, और उस पर जब सल्फर गैस हम डालेंगे तो कार्बन डाइसल्फेट बनता है, और हीट जो है एब्जॉर्ब होता है लगभग 92 किलो जूल के बराबर। तो उस केस में हम माइनस हीट से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका और इन्फॉर्मेशन बढ़ा, यहाँ यह भी बतला दिया कि हीट जो है, हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ है या इससे एमिट हुआ है, बाहर निकला है। अब चलिए देखते हैं हम सब और इसे इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। इसमें अगर ये डाइल्यूट है, जैसे जिंक सॉलिड फॉर्म का है और इसके साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, सॉरी H2SO4
फॉर aqueous फॉर्म का सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, और ये डाइल्यूट है, पतला है, तो पहले इसको लिख दिए DIL डाइल्यूट। तो बनेगा इससे जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट जो aqueous फॉर्म में है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा इससे। तो यहाँ DIL लिख देंगे कब? जब डाइल्यूट रहेगा। अब कॉन्क लिख देंगे CONC जब कंसंट्रेटेड होगा, यानी गाढ़ा घोल होगा। तो पतला और गाढ़ा घोल को भी इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन पे, तो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है, ज़्यादा सूचना देने वाला होता है। अब जो है एक और चीज़ इसमें रह गया, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है रिएक्शन या कितना स्लो हो रहा है, इसी के ऊपर दर्शा दिया जाता है। फास्ट लिख दिया तो बहुत तेज ये रिएक्शन है, स्लो अगर लिख दिया तो बहुत धीरे से यह रिएक्शन हो रहा है। यहीं पे सिंबॉलिक फॉर्म में दर्शा देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन से आपको बहुत सारा नॉलेज दिया जा सके। मोर इन्फॉर्मेटिव कहा ही जाता है, यानी ज़्यादा सूचना देने वाला उसे बनाया जाता है कि एक ही सेंटेंस आप देख करके उसमें कह देंगे कि इसका टेम्परेचर 450 होगा उस वक्त, इतना ATM का प्रेशर होगा, ये कैटलिस्ट होगा, ये सॉलिड फॉर्म होगा, ये गैसियस होगा, यह डाइल्यूट होगा, यह फास्ट रिएक्शन होगा, यहाँ से हीट निकलेगा, सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो इस तरह से उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया जाता है, अधिक सूचना देने वाला बनाया जाता है। अब जो है इसके बाद हम सब समझने का प्रयास करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, एक एक करके चलिए देखते हैं। चलिए एक एक करके हम केमिकल रिएक्शन के टाइप को देखते हैं। इसमें फर्स्ट में हम सब समझने का प्रयास करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम ही है जुड़ना, कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है। तो अगर रिएक्टेंट जो है जुड़ जा रहा है और सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है तो ये कंबाइन हो गया, जुड़ गया। इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में कहता है एनी रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस एक साथ मिलकर जुड़ जाता है और एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, तो वो रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, पीछे हम सब ये रिएक्शन को देखे थे। कैल्शियम ऑक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, नहीं वहाँ वाटर के साथ देखे थे, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब यह रिएक्शन करेगा या सॉलिड फॉर्म में या गैस फॉर्म में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यानी 2 रिएक्टेंट जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे दिया। तो जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जुड़ जाएगा और एक सिंगल प्रोडक्ट देगा, तब हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जुड़ने वाला रिएक्शन। इसी तरह से जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, या अनबैलेंस्ड है, इसे भी हम बैलेंस कर ले रहे हैं। तो ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड यह जो बनाया, तो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जुड़ा और बनाया एक न्यू सब्सटेंस, तो इसका नाम हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या जुड़ने वाला रिएक्शन, समझने के लिए इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जुड़ने वाला रिएक्शन। अब इसमें भी बहुत छोटा छोटा करके टाइप बनाया गया है, अलग अलग किया गया है। जैसे कहता है कंबशन और बर्निंग रिएक्शन में एल्सो भी ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कोई जलने वाला रिएक्शन है जहां अगर दहन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब वर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब हम जलाएंगे, वर्न करेंगे, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यानी 2 रिएक्टेंट लगा करके एक सिंगल प्रोडक्ट दिया, तो यह भी क्या हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन, यानी शुरू में अगर सब्सटेंस 2 लिया, जैसे यहाँ ले रहे हैं हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, तो इससे बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया। यह ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है सिंथेसिस होने के बाद, तो यह जो कहलाएगा
सिंथेसिस रिएक्शन कहलाएगा। है इसी का टाइप, कॉम्बिनेशन का ही यह टाइप है, जुड़ रहा है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फिर से इस फॉर्म में भी ये आ सकता है कंडीशन हटाने के बाद। तो यहाँ पे ये वाला सिंबल हमने लगाया है। तो यह जो है सिंथेसिस रिएक्शन भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही आता है। फिर से कहता है कि जितना भी सिंथेसिस रिएक्शन है वो सारा कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें यह ध्यान रखना है। ऑल सिंथेसिस रिएक्शन आर जितना भी सिंथेसिस है वो सारा कॉम्बिनेशन है, लेकिन सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंथेसिस नहीं हो सकता है। ये तो आपका सिंथेसिस रिएक्शन है, इसी में फोटोसिंथेसिस भी होता है और अलग अलग होता है। तो ये सिंथेसिस रिएक्शन में ये जितना भी सिंथेसिस है वो कॉम्बिनेशन है, लेकिन सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर ये सब देख रहे हैं ये सिंथेसिस रिएक्शन नहीं है। तो इस तरह से ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसके बारे में छोटे छोटे टाइप। यहाँ हम लैंग्वेज लिख नहीं रहे हैं, उससे सुन लें और उसी को स्लो करके खुद से नोट डाउन कर लेंगे। सारा का लैंग्वेज हम दे ही दे रहे हैं, क्योंकि लिखने में ज़्यादा फिर और टाइम लगता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ही करीब ये 50 मिनट के आसपास अब होने जा रहा है, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, एक वीडियो सफिशिएंट। अब जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कहता है एनी रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में टूट के बन जाता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में टूट के बन जाता है, तो वह जो कहलाएगा वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज माने सड़ना, गलना, अलग अलग होना, तो यहाँ भी वही है, विखंडित होना। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन कहा जाता है, इसे जब सॉलिड फॉर्म में यह था, इसको जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे रिलीज होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विकलाइम, ये बना एक सब्सटेंस से टूटकर 2 सब्सटेंस, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो एक को विखंडित होने के बाद अगर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस बनता है, तो यह कहलाएगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होने वाला रिएक्शन। इसी तरह से अगर पोटासियम क्लोरेट KClO3 सॉलिड फॉर्म में, इसे जब हम गर्म करेंगे, पोटासियम क्लोरेट को गर्म करेंगे, तो पोटासियम क्लोराइड मिलेगा, प्लस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। यह सॉलिड फॉर्म में था। अब यह अनबैलेंस्ड है, तो चलिए इसे हम बैलेंस्ड कर लेते हैं। 2 ये था, 2, चलिए बैलेंस ये होगा। तो यहाँ भी एक सिंगल सब्सटेंस 2 न्यू सब्सटेंस को दिया। तो अगर एक सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को देता है, तो इस रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होने वाला रिएक्शन। इसमें जो है यह कहता है डिकम्पोजिशन, इसमें कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस। यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी होगा जब या तो इसमें कुछ एनर्जी दिया जाए, वो हीट के फॉर्म का भी हो सकता है, लाइट भी दिया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी दिया जा सकता है, तभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और उसी बेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनते हैं। जैसे अगर हीट दिया तो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, उसका नाम क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी वैसा रिएक्शन, जिसे डेफिनेशन में कहता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन काउज्ड बाय हीटिंग, वैसा रिएक्शन जो हीट देने पर होता है, जैसे यहाँ हुआ, तो यह क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी देने से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन।
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देने से, जैसे वाटर से जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाना होता है तो वहाँ इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, तो वह जो डिकम्पोजिशन हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो। अब एक और डिकम्पोजिशन था फोटो डिकम्पोजिशन। यह क्या है, इसमें लाइट देना पड़ता है। फोटो डिकम्पोजिशन, लाइट से अगर डिकम्पोज हो रहा है, लाइट के द्वारा अगर जो रिएक्शन हो रहा है तो इसे फोटो डिकम्पोजिशन कहेंगे। इसका यूज जनरली कैमरा वगैरह में किया जाता है। वो जो पहले रील वाला जो होता था उसमें निगेटिव जिसको कहते हैं, उस पर यही कार्य होता था। फोटो डिकम्पोजिशन के द्वारा ही आपका इमेज बन जाता था। तो जैसे यह हाइड्रोजन आयोडाइड को, हाइड्रोजन आयोडाइड जो गैसियस फॉर्म में है, इस पर जैसे ही आप लाइट देंगे, क्या करेंगे, लाइट देंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और प्लस में आयोडीन गैस निकलेगा। ये दोनों गैस रिलीज होगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड पर जब आप लाइट देंगे तो हाइड्रोजन आयोडीन अलग हो जाएगा, और जैसे ही लाइट हटाएंगे तो फिर से पहले वाला फॉर्म में आ जाएगा। ये जो है यह डबल एरो यहाँ पे लगा हुआ है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है, उलटने वाला रिएक्शन। तो यहाँ इस पर फोटो यह लाइट का यूज किया तो इसका नाम हो गया फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन अब और देखते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। इस पर सारा आपको कंटेंट देंगे, सिर्फ यह साइंस ही नहीं जाएगा, आर्ट्स का भी पेपर जाएगा और सारे क्लास का देंगे। तो चलिए देखते हैं अब आगे। दो रिएक्शन हमने चर्चा कर लिया था, अब 3 और रिएक्शन इसमें हम पढ़ेंगे। अब जो है इस एक पार्ट में 3 रिएक्शन और हम देखते हैं। फर्स्ट कहता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। वही कार्य यहाँ भी होता है। यानी रिएक्शन इन विच वन पार्ट, यह एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ऑफ ए मोलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। यानी किसी मोलिक्यूल के एक पार्ट को दूसरे एटम के द्वारा रिप्लेस अगर कर दे रहे हैं, तब जो बन रहा है, यह जो रिएक्शन हो रहा है उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए पोटासियम ब्रोमाइड, पोटासियम ब्रोमाइड aqueous फॉर्म में है, और जब यह क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इस केस में पोटासियम क्लोराइड बन जाता है और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाता है। ब्रोमीन जो है aqueous फॉर्म में, सॉरी गैस नहीं, aqueous फॉर्म में यह बाहर निकल जाता है। तो यह भी बैलेंस्ड नहीं है, चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस हो गया। तो ये जो है यहाँ था ब्रोमीन पोटासियम के साथ जुड़ा हुआ, क्लोरीन अलग था, यह क्लोरीन पोटासियम के साथ जुड़ गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन। इसका कहाँ हुआ, तो यहाँ, और इसका इधर हो गया। एक जगह से यह हट गया, यह डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका नाम पड़ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का aqueous सॉल्यूशन अगर सॉलिड आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर अलग हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, और आयरन सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ भी देखिए कॉपर के साथ यह सल्फेट जुड़ा हुआ था, किसके साथ, कॉपर के साथ, जबकि उधर प्रोडक्ट में चला गया आयरन के साथ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना सल्फर का, सल्फेट का इसके साथ, तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट तो है ही लेकिन दो जगह पर हो। यहाँ एक जगह पर देख रहे थे डिस्प्लेसमेंट एक ही एटम का हो रहा था, ये हट गया, ये एक ही कंपाउंड से, एक मॉलिक्यूल से हट रहा था एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, लेकिन यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, दो डिस्प्लेस होगा। तो इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में कहता है, यानी रिएक्शन इन विच द टू रिएक्टिंग आयोनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस इज कॉल्ड ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी दो आयन इसमें रिप्लेस,
जैसे देखिए बैरियम क्लोराइड, कौन सा, बैरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यह सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में और बैरियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में, तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और बैरियम सल्फेट बाहर हो जाता है, अलग हो जाता है। बैरियम सल्फेट दो सब्सटेंस बन जाता है, यह सॉलिड फॉर्म में बनेगा, यह एक्वस फॉर्म में बनेगा। अब यह जो है अनबैलेंस्ड है, तो इसे चलिए बैलेंस्ड कर लिया। अब यह जो प्रोडक्ट बना, तो देखिए यहाँ बैरियम जो है क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था और सल्फेट हाइड्रोजन के साथ, जबकि इधर हाइड्रोजन ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया, दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस रिएक्शन का नाम पड़ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक कहता है प्रेसिपिटेशन, तो पहले आपको बतलाया था प्रेसिपिटेट यानी नीचे बैठने वाला कार्य, तो कहता है एनी रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, कैसा होना चाहिए, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो प्रोडक्ट बना, एंड इज थ्रोन आउट ऑफ द सॉल्यूशन एज सॉलिड, पूरा सॉल्यूशन से नीचे जो है सॉलिड के तरह बैठ जाता है, पेंदी में बैठ जाता है, तो वो जो कहलाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा। कौन सा रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन। जैसे देखिए लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट अगर है, इसे अगर हम पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं या एक्वस फॉर्म में, तो प्रोडक्ट जो बनेगा लेड आयोडाइड बनेगा प्लस पोटासियम नाइट्रेट, यह भी एक्वस फॉर्म का होगा और यह सॉलिड होगा। यह जो सॉलिड बनता है यही प्रेसिपिटेट कर जाता है, क्या होता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, नीचे बैठ जाता है। यह अनबैलेंस्ड है तो इसको बैलेंस कर लिया, तो ये प्रेसिपिटेट किया, एक सॉलिड इसमें नीचे बैठ गया, तो इस रिएक्शन का नाम पड़ गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये 5 रिएक्शन हम सब पढ़ चुके। अब और आगे देखते हैं और कौन कौन सा रिएक्शन होता है। 2 पहले भी बतला दिया है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है, बाहर होता है, और इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, अंदर किया जाता है। अब इसके बाद हम सब देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को। इसे 2 टर्म से डिफाइन किया जाता है। एक है गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन के जुड़ना या निकलना, हाइड्रोजन के जुड़ना या निकलना, इस बेस पे डिफाइन किया जाता है। और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन पे डिफाइन किया जाता है। तो इस क्लास में जो हम सब पढ़ेंगे वो सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गेन लॉस पे ही पढ़ना है। शेष अगले क्लास में उसे 11th-12th क्लास में उसे फिर पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इसे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो एनी रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, यानी वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे देखिए कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में, कार्बन कैसा फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और इसमें ऑक्सीजन जो है जोड़ दिया, इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन जो था, तो जो प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड बना। बर्निंग के पश्चात यहाँ जलता है क्या, तब ऐसा बनता है। तो बर्निंग के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो देखिए कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो यह कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या इसी में कहता है कि अगर हाइड्रोजन हटा, तो देखिए कैसे हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 को जब रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा मैंगनीज क्लोराइड MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोराइड गैस। यह अनबैलेंस्ड है, चलिए इसे हम बैलेंस्ड कर ले रहे हैं। अब जो है
यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, यानी क्लोरीन से हाइड्रोजन हटा। तो अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी ऑक्सीजन अगर जुड़ा तो भी ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन हटा तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है रिडक्शन रिएक्शन, यानी एनी रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, यानी वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जुड़े, यहाँ हाइड्रोजन हटता था, इस केस में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इस केस में क्या हटेगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन हटेगा, तब कहलाएगा यह रिडक्शन रिएक्शन। जैसे देखें क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ हीट देना होगा आपको, तो कॉपर बनेगा सॉलिड फॉर्म का, प्लस वाटर जो है गैसियस फॉर्म में, यानी वाटर वेपर रिलीज होगा। इस केस में यहाँ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन क्या था, जुड़ा हुआ था, तो ऑक्सीजन कॉपर से हट गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया। तो अगर ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीजन क्या हुआ, हटा, तो रिडक्शन रिएक्शन है। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन जुड़ा, जैसे एक दूसरा एग्जांपल में देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S aqueous फॉर्म में अगर ले लेते हैं और इसे क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड aqueous फॉर्म का, प्लस सल्फर रिलीज होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड aqueous फॉर्म का बनेगा, ये सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम, aqueous फॉर्म में बनेगा और सल्फर रिलीज होता है इससे। इस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन क्या हुआ, क्लोरीन के साथ जुड़ गया। तो अगर हाइड्रोजन जुड़ा, अगर हाइड्रोजन जुड़ा तो भी यह कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन जुटा और ये सॉरी हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन। इसी के अपोजिट हाइड्रोजन हटा और ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, और दोनों को मिला दिया एक साथ तो रिडक्स रिएक्शन, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी। डेफिनेशन के फॉर्म में इसे कहता है एनी रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में और इसके साथ कॉपर सल्फेट aqueous फॉर्म का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो बनता है कॉपर सॉलिड फॉर्म में रिलीज होगा और जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट या aqueous फॉर्म का होगा। तो ये दोनों जो बना, यहाँ आप देख रहे हैं कि जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तो यहाँ जो हुआ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, कॉपर में जो यहाँ ऑक्सीजन था वो यहाँ से हट गया है, तो यहाँ रिडक्शन हुआ, क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इसमें हो रहा है, तो इसी का कंबाइंड नाम एक दे दिया गया है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद एक और रिएक्शन क्लास 10th में पढ़ना है, स्पेशल टाइप का ये रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं, एक तरह से रटने वाला रिएक्शन कहें, थर्मिट रिएक्शन। इसका यूज आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पड़ेगा, मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग मेटल नॉन मेटल टॉपिक में पढ़ेंगे उस वक्त इसका यूज पड़ेगा। थर्मिट रिएक्शन कहता है कि रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ एल्युमिनियम पाउडर इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। यानी अगर आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड एल्युमिनियम को सॉलिड फॉर्म में, पाउडर इसका रहेगा, रिएक्ट करवाएंगे तो Al2O3 बनेगा और आयरन बाहर हो जाएगा। इसी तरह से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ना है फिर।
मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक में, केमिस्ट्री में, तो उसमें हम सब फिर डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसी रिएक्शन का सिर्फ नाम है थर्मिट, इसमें और कुछ नहीं है। यह स्पेशल रिएक्शन है, यानी आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम पाउडर के साथ जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का ही नाम है थर्मिट रिएक्शन। अब थोड़ा इसमें और हम सबको समझना है कोरोजन। लगभग 10 मिनट में यह काम अब हो जाएगा आपका, 10 मिनट में यह टॉपिक लास्ट कर जाएगा। तो चलिए उसे भी देखते हैं। अब हम सब समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन डेली लाइफ, यानी जो हमारा लाइफ है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे इम्पैक्ट डालता है, कैसे प्रभाव डालता है। तो कहता है देयर आर मेनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में होते रहता है। जैसे अगर हमारे घर में सुबह में खाना बनता है, तो खाना बनते वक्त जो बर्निंग हो रहा है वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हम जो पेट्रोल बाइक जो चलते हैं, तो पेट्रोल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के पश्चात ही वो जल रहा है। एलपीजी रेस्पायरेशन हमारा हो रहा है, आयरन रस्ट कर रहा है। इसी तरह से जो हम सब चिप्स या कुरकुरे वगैरह खाते हैं, उसके पैकेट में अगर होल हो गया या पैकेट खोल दिए उसको, तो उसमें भी ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो ये सब जो है हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालने वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें सिर्फ 2 रिएक्शन हमको पढ़ना है इस क्लास में, 2 के बारे में डिटेल, 2 इफेक्ट के बारे में। एक है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। एक है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। तो एक एक करके चलिए देखते हैं। कोरोजन क्या होता है? कहता है स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू दियर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कोई भी मेटल का एनवायरमेंट के थ्रू बर्बादी, डिस्ट्रॉय होना, उसी को कहते हैं कोरोजन। जैसे आयरन का रॉड जो होता है बिल्डिंग में जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, इसे जब ओपन रख देते हैं बाहर में, तो इस पर एयर मिलता है, वाटर या एयर से ही कुछ मॉइस्चर भी मिल गया, तो वाटर और एयर दोनों मिल गया, तो धीरे धीरे इसमें कोरोजन होने लगता है, जंग लगने लगता है। जंग लगकर ऊपर वाला पार्ट जो है वो खराब हो जाता है, उसमें बहुत सारा छोटा छोटा होल हो जाता है और पपड़ी टाइप का वो बाहर निकल जाता है। जब ऊपर वाला पार्ट निकल गया, तो अब अंदर वाला पार्ट को एयर मिलना स्टार्ट हो गया, अब वाटर भी मिलना स्टार्ट हो गया, तो अंदर वाला पार्ट भी डिकम्पोज हो गया। फिर वो हटा, फिर उसके अंदर डिकम्पोज हुआ। इस तरह से यह डिकम्पोजिशन जब तक थोड़ा भी मेटल बचा हुआ होता है तब तक चलते रहता है। और इसी यह प्रोसेस जो ये हुआ डिकम्पोजिशन का, बर्बादी का, ये डिस्ट्रॉइंग का, तो इसी को कौन सा प्रोसेस से ये बर्बाद हुआ? तो कोरोजन हुआ, इस पर जंग लगा। प्रक्रिया का नाम है कोरोजन होना। जंग तो उसका एक स्पेशल टाइप है, कोरोजन का एक स्पेशल टाइप है रस्टिंग, या कोरोज हुआ। तो इसमें कहता है कि आयरन जब कोरोड होता है तो उसमें ब्राउन कलर्ड लेयर बनता है, भूरा कलर का लेयर ऊपर बन जाता है और निकल जाता है। इसी तरह से अगर कॉपर और ब्रास जब कोरोड होगा, तो कॉपर और ब्रास जब होगा तो ग्रीन कलर का उस पर डिपॉजिट होता है। जैसे घर में अगर कॉपर का या ब्रास का आपके यहाँ बर्तन होगा, तो देखेंगे ऊपर हरा हरा लेयर जम जाता है, तो वो भी कोरोजन है। अगर एल्युमिनियम को आप छोड़ देंगे तो भद्दा देखने में लगता है। जैसे शुरू में एल्युमिनियम का आप बर्तन लाएंगे तो वो शाइनिंग होता है, हालांकि पॉलिश भी चढ़ाया रहता है, लेकिन फिर भी एल्युमिनियम जो एग्जैक्ट होता है उसमें शाइन होता है। नहीं, जब उसे धीरे धीरे हम रख देंगे तो एयर के इफेक्ट से, इन्वायरमेंट के इफेक्ट से वो कोरोड हो जाता है और अपना शाइन खत्म कर देता है। अब इसके बारे में कुछ स्पेशल कहता है कि कोरोजन नीड्स ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू टेक प्लेस। जैसा कि आपको बतलाया इस आयरन के केस में कि ऑक्सीजन चाहिए और वाटर भी चाहिए। सिर्फ पानी में भी आप आयरन को डाल के छोड़ देंगे तो कोरोजन नहीं होगा, या सिर्फ हवा भी मिलेगा तो भी कोरोजन नहीं होगा। क्योंकि अगर हम रूम में रखते हैं आयरन को, तो वहाँ हवा तो उसको डेली मिल रहा है, हवा मिल रहा है, क्योंकि रूम में हम भी ब्रीथ कर रहे हैं, तो इसको एयर तो मिला, लेकिन वाटर नहीं मिलता है तो कोरोजन नहीं होता है। इसी तरह से अगर इसे हम पानी में डुबा के भी रख देंगे तो भी कोरोजन नहीं होगा। कोरोजन के लिए दोनों चाहिए, एयर भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए। फिर कहता है कोरोजन इज एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर। वाटर में अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो भी कोरोजन होगा।
इसी तरह से कहता है एक्सेलरेटेड मान तेज कोरोजन होगा, बहुत या फास्ट हो जाएगा। फिर कहता है कोरोजन काउजेज डैमेज टू द सरफेसेस मेड ऑफ आयरन सच एज ब्रिजेस, कार बॉडीज, आयरन रेलिंग, शिप्स, विच इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इसी के जैसे आयरन का हम लोग साइकिल यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं, उसमें भी जो पार्ट जो है अगर पानी के कांटेक्ट में जाता है तो धीरे धीरे कोरोड होने लगता है और सड़ करके वो बर्बाद होता है, तो फिर नया लगाना पड़ता है, कॉस्ट ज़्यादा हम वहन करते हैं। तो यही कहता है कि कोरोजन जो है हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे कहीं आयरन का ब्रिज बना हुआ है और धीरे धीरे कोरोड होने लगा, उसका लोडिंग कैपेसिटी घटेगा तो उसको अब चेंज करना होगा और कितना कॉस्ट हम पे करेंगे। तो कोरोजन जो है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे लाइफ। तो कोरोजन अगर कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम है तो उस पर निदान तो हम पाएंगे ना भाई, उसको हम बेहतर करेंगे, अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ पे निदान है, उसको कैसे हम सही करें। तो इसी का नाम है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी जंग ना लगे या रस्टिंग अलग इसी का एक टाइप है, कोरोजन ही कोरोजन ना हो तो उसे हम प्रिवेंट कैसे करें या कैसे रखें कि कोरोजन ना हो। तो इसमें बाय कोटिंग द सरफेस विथ पेंट, ऑयल, ग्रीज और वार्निश, यानी जो आयरन है इसको अगर ऊपर से हम तेल का लेयर लगा दें, ऑयल लगा दें, पेंट लगा दें, ग्रीज लगा दें, ग्रीस या वार्निश कर दें तो कोरोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एयर या वाटर जाएगा ही नहीं, एयर का अंदर से कॉन्टैक्ट हटा दिया, ऊपर से एक तरह से इसके ऊपर चादर रख दिया तो इसको ठंड नहीं लगेगा, अंदर एयर वाटर का कॉन्टैक्ट हटा, ये बच जाएगा। इसी तरह से कहता है बाय कोटिंग और डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ एनी मेटल विच डज नॉट कोरोड, यानी इस पर पेंट ना करके कोई वैसा मेटल का लेयर चढ़ा दें जो कोरोड ना होता हो, जो जिस पे कोरोजन ना होता हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे कोटिंग आयरन मेटल विथ जिंक, यानी लोहा को के ऊपर जिंक और ब्रास लोहा के ऊपर अगर जिंक का हम कोट कर दें तो जिंक में कोरोजन नहीं होता है तो लोहा भी आपका बच जाएगा। इसी तरह से ब्रास का जो बर्तन होता है उसके ऊपर क्रोमियम का जो है ये लेयर चढ़ा देंगे तो वहाँ भी कोरोजन नहीं होगा। तो ये था कोरोजन। अब अगला इसमें एक और पढ़ना है हमें इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में रैंसिडिटी, रैंसिडिटी के बारे में। यह रैंसिडिटी है, कहता है रैंसिडिटी इज द नेचुरल ऑक्सीडेटिव केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल्स। रैंसिडिटी काउजेज a change in the smell and taste of food oblique oil or any food stuff containing oil। रैंसिडिटी उसी जगह पे होता है कि वैसा फूड जिसमें ऑयल हो, ऑयल के साथ रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, और जो खराबी करता है ऑयल जिसमें होता है उसको जो खराब करता है उसी का नाम है रैंसिडिटी। जैसे जो चिप्स या कुरकुरे होता है, उस कुरकुरे को कभी एक दिन खोल करके रख दें तो दूसरा दिन उससे गजब स्मेल आने लगता है, बहुत खराब स्मेल आने लगता है, खराब लगने लगता है। तो जो खराब हुआ वह कौन से प्रोसेस से हुआ? तो रैंसिडिटी उसमें हो गया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के कारण। इसी के चलते जो चिप्स कुरकुरे होता है वो बड़ा बड़ा पैकेट में रख दिया जाता है, जैसे उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस कि वो रिएक्शन नहीं करता है, वो जो है ऑक्सीजन से संपर्क हट गया, अंदर भरा रहता है, तब वो सेफ रहता है। और जैसे ही उससे नाइट्रोजन निकलेगा उसमें ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और फिर वो बन जाएगा हमारा यह रैंसिड हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा सामान। तो यही कहता है रैंसिडिटी इज ड्यू टू ए प्रोसेस विच कन्वर्ट्स ईस्टर प्रिवेंट्स इन द ऑयल इनटू फ्री फैटी एसिड बाय रिएक्टिंग विथ एयर। यानी ईस्टर या कार्बोनेटेड्स कंपाउंड में पढ़ना है ईस्टर के बारे में। ईस्टर जो होता है तेल में पहले से प्रेजेंट होता है, यह जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फैटी एसिड बना लेता है, फैटी एसिड में यह कन्वर्ट हो जाता है। यही जो कन्वर्जन हुआ यही रैंसिडिटी करता है, यानी रैंसिडिटी का कार्य है ईस्टर को फैटी एसिड में बदलना। और यह जब बदल देता है तो जो आप फूड खा सकते हैं वो फूड खराब हो जाता है। और इससे बचाने के लिए उसी को या वैसा एयर भर दिया, जैसे नाइट्रोजन गैस उसमें भर दिया ताकि उसका कांटेक्ट बाहरी वाला एयर से हट जाए, बाहर वाला एयर से ना रहे। तो यही इस टॉपिक में कुल पढ़ना था। अब 2 पॉइंट और अगर
देखना चाहें तो देख सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे इसके बारे में डिटेल फिर आगे क्लास में पढ़ना है। रिड्यूसिंग एजेंट यह क्या है, इसके बारे में कहता है द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन और गिव्स हाइड्रोजन फॉर ए रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। यानी रिडक्शन रिएक्शन के लिए जो ऑक्सीजन रिमूव करने का काम करता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन हटाने का काम करता है, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कार्बन और जिंक ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवाए तो कार्बन ऑक्साइड बना प्लस जिंक बन गया। तो कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हटा दे रहा है, इससे रिडक्शन करवा रहा है। तो जो ऑक्सीजन हटाता है यही है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसने ऑक्सीजन हटाने का कार्य किया या फिर हाइड्रोजन जोड़ने का भी जो कार्य किया वो भी हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कहता है द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन फॉर ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन हटा दे। किसके लिए भाई, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे देखिए सल्फर जो सॉलिड है, इसमें जब ऑक्सीजन से हम रिएक्ट करवाएंगे तो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म। तो यह जो सल्फर डाइऑक्साइड बना, यहाँ ऑक्सीजन जो है यह इससे साथ जुड़ गया, तभी ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। ऑक्सीजन क्या हुआ, इसके साथ जुड़ने से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपका यह ऑक्सीजन है। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने का कार्य किया। तो यही था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आपका फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कर दें ताकि लोग के पास प्रसारित हो, और हमें यह कन्फर्म भरोसा है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप प्रीवियस पेपर पलट के देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक फर्स्ट का है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं अगर छूटेगा तो ज़रूर कमेंट कर देंगे। इसी तरह से आगे भी जो है एक एक टॉपिक करके हम जो है इसमें बतला देने का कार्य करेंगे, ताकि आपको कम समय में बेहतर कंटेंट मिल सके और घर से मिल सके। तो अगर चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे।